नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। गर्मा मूंग की खेती के लिए यह है काफी उचित समय। आधुनिक कृषि यंत्र पावर वीडर है खरपतवार नाशी कृषि यंत्र। और हर्बल पौधे की नर्सरी तैयार कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किसान रामवीर चौरसिया। गर्मा फसल की बुआई का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में आप गर्मा फसल में मूंग की खेती कर दोगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको दलहन के साथ साथ हरी खाद तैयार करने में भी काफी सहायता मिलेगी। मूंग की बुआई का समय शुरू हो चुका है, इसलिए आप ससमय मूंग की बुआई अवश्य कर ले। मूंग की खेती में नमी होना अति आवश्यक है, इसलिए सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं देवनाथ प्रसाद, उप निदेशक पौधा संरक्षण विभाग, पटना। यूँ तो मूंग की बुआई का जो सही उपयुक्त समय माना जाता है वह 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच होता है, किंतु प्राय ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई गेहूं कटने के बाद ही मूंग की बुआई कर पाते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि वे इससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसकी ससमय बुआई निश्चित रूप से करें। जहां खेत में नमी की कमी हो वहां पर हल्की सिंचाई करके ही इसकी बुआई करें, एवं यह भी ध्यान में रखें कि अगर खेत में नमी नहीं है, गर्मी अधिक हो रही है, तापमान उच्च हो गया है, तो बीज को यानी मूंग के दाना को फुला करके अगर लगभग 8 घंटा उसको फुला दिया जाए और तब उसकी बुआई मिट्टी में की जाए तो इसका श्रेयस्कर रिजल्ट होता है। किसान भाइयों, पान का प्रयोग प्राचीन काल से देवताओं के हवन पूजन, अतिथि के सम्मान हेतु एवं औषधि के रूप में किया जाता रहा है। पान के पत्ते में विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस के अतिरिक्त प्रोटीन, वसा, रेशा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पान की खेती आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसकी खेती उष्ण जलवायु में छायादार आर्द्र स्थानों में होता है। इसके प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं बांग्ला किस्म और मघी। जी हाँ किसान भाइयों, आधुनिक कृषि यंत्रों में शक्ति चालित पावर वीडर खरपतवार नाशी कृषि यंत्र है। यह यंत्र विभिन्न फसलों यथा सब्जियों, बागानों, गन्ने, पहाड़ी इलाके में लगे अन्य फसलें आदि जो पंक्ति में लगाई जाती है उसमें लगे खरपतवार निकालने के लिए काफी अच्छा और उपयोगी कृषि यंत्र है। पावर वीडर के खरीद पर सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी है। सफलता की इस मुख्य कड़ी में जुड़ रहे हैं जिला वैशाली प्रखंड हाजीपुर के राज्य सरकार द्वारा सम्मानित युवा कृषक रामवीर चौरसिया। ये इन दिनों हर्बल पौधे की नर्सरी कर रहे हैं। इनका विशेष जोर सिंदूरिया नामक हर्बल पौधे की नर्सरी उगाने में है। इनका कहना है कि सिंदूरिया पौधा इको फ्रेंडली है, जिससे तैयार रंग का उपयोग से किसी प्रकार का भी स्किन डिजीज नहीं होता है और महिलाओं के प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सिंदूर भी इस पौधे से तैयार किए जाते हैं। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। ये सिंदूर का पौधा है जो कि हर्बल के रूप में लोग ज़्यादा इसको उपयोग कर रहे हैं। इसकी खेती भी अच्छे पैमाने पे लोग जागरूक होकर के लगा रहे हैं, क्योंकि इस पौधे से फल का इसका उपयोग है सिंदूर बनाना। जो अभी मार्केट में हम लोग का जो महिलाएं लोग खरीद के लाती है सिंदूर, उससे काफ़ी नुकसानदेह होता है। लोग का चेहरा में दाग धब्बे तक इस जो आपका केमिकल वाला सिंदूर आता है उससे हो जाती है। लेकिन ये हर्बल सिंदूर जो होता है और बिल्कुल नेचुरल होता है और काफ़ी फायदेमंद होता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसानदेह नहीं होता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। 1000 रुपये क्विंटल है, लम्बा वाला बैगन 1000 रुपये क्विंटल है, टमाटर 1000 रुपये क्विंटल है, गाजर 1600 रुपये क्विंटल है, कद्दू 600 रुपये क्विंटल है, बाल 1000 रुपये क्विंटल है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों तापमान बढ़ने की संभावना है। बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान
23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं सुधीर कुमार पटेल आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारा विषय है गर्मा मौसम में हरी खाद की खेती। इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार झा जी, उप निदेशक बिहार सरकार। आइए अनिल कुमार झा जी से समझते हैं कि क्यों गर्मा मौसम में हरी खाद की खेती आवश्यक है। किसान भाइयों, 60 के दशक में देश में हरित क्रांति का पदार्पण हुआ और हरित क्रांति तकनीक का मुख्य आशय था कि आप एक ही खेत में कई फसलों को लगाते थे। इंटेंसिव गहन खेती का एक दौर चल रहा है, जिसमें आप साल में धान लगाते हैं उसी खेत में फिर गेहूं लगाते हैं और अधिक से अधिक उपज लेने के लिए आप कई बार रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कई बार कुछ किसान कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से जब गहन खेती का यह चलन शुरू हुआ है तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर इसका असर हुआ है, क्योंकि मिट्टी जो है वह एक सजीव है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो जैविक कार्यों को करते हैं। तो जब हमने रासायनिक उर्वरक पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया और एक ही खेत में कई फसलों की खेती करना शुरू किया तो हमारे समक्ष एक प्रश्न आते गया कि क्या हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए के रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं या नहीं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट दृष्टिकोण हुआ कि जिस तरह से हम मिट्टी के उर्वरा शक्ति का दोहन कर रहे हैं, उससे यह समय आ सकता है जब आपको उसी मिट्टी से अधिक पैदावार लेने में कठिनाई होगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे और इन प्रयासों में जैविक विधि से खेती और उस जैविक विधि से खेती में एक महत्वपूर्ण अंग है कि आप हरी खाद फसलों की भी खेती करें। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, मानव स्वास्थ्य के रक्षा के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो फसल चक्र आप अपना रहे हैं उसमें हरी खाद फसलों की खेती को निश्चित रूप से अपनाएं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? क्या किन किन मौसम में हरी खाद लगाना किसान भाइयों के लिए उपयुक्त होगा? सामान्यतः आप खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं या मकई की खेती करते हैं और रबी मौसम में आप गेहूं की खेती करते हैं या किसी दलहनी फसल का, चना का, मसूर का खेती करते हैं। और एक समय ऐसा आता है साल भर में जबकि जिसको कि आप गर्मा फसल कहते हैं, ये मार्च से लेकर किसान भाइयों गर्मा मौसम जो कि सामान्यतः गेहूं के कटने के बाद और धान के लगाने से पहले का समय है। अगर महीना के हिसाब से देखें तो हमारा मार्च के बाद और मई तक, जून से पहले जब आप धान की खेती का काम शुरू करते हैं तो ये एक ऐसा साल में समय आता है जब सामान्यतः खेत खाली रहता है। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो कोसी का इलाका ऐसा है जहां पर कि इस समय आपको मूंग का फसल मिलेगा और मूंग का फसल किसान भाई बता दें कि एक बहुत ही अच्छा हरी खाद फसल है, जहां कि आप चाहें तो एक बार तुराई करके आप फिर से उसको मिट्टी में पलट दे सकते हैं। और इस तरह से अगर आप जब मिट्टी में पलट देते हैं तो जो जीवाश्म है, जो जैविक मात्रा है, जैविक कार्बन है, वह मिट्टी में मिलता है और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वह बहुत ही अच्छी हो जाती है, खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। दूसरा किसान भाई, आपके पास विकल्प है कि अगर आप मूंग की खेती नहीं करते हैं, किसान भाई ढैंचा भी एक हरी खाद के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। ढैंचा की खेती आप गेहूं के कटने के बाद किसी खेत में लगा दे सकते हैं। अमूमन 1 हेक्टेयर में आपको 20 किलो बीज की ज़रूरत होगी और एकड़ के हिसाब से देखें तो आपको 8 किलो
1 एकड़ में बीज की ज़रूरत होगी। और इसको एक सिंचाई देकर, एक मामूली सिंचाई देकर आप अगर फसल को लगा देते हैं तो 30, 40 या 50 दिन के अंदर अगर आप इसको मिट्टी के अंदर पलट देते हैं तो बड़ी अच्छी मात्रा में जीवाश्म मिट्टी में मिलता है। नाइट्रोजनस खाद की आवश्यकता काफ़ी कम हो जाती है और जो मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, जो जैविक कार्बन मिलता है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, मृदा का जो गुणवत्ता बढ़ता है, उससे धान के उपज पर बहुत अच्छा असर होता है। और उसके बाद अगर आप गेहूं की भी खेती करते हैं तो निश्चित रूप से गेहूं की उपज में भी बढ़ोतरी होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी समय के लिए बना रहता है। तो किसान भाई, हमने चर्चा किया कि अगर आपको जैविक खाद की खेती करनी है तो जैविक खाद की खेती करने का मतलब है कि ऐसे फसल को आपको लगाना है जिस फसल को आपको पलट देना है। जैविक खाद की खेती के लिए आपको मूंग का फसल का चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं और इसकी खेती भी आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक कर सकते हैं। और जब भी आप मूंग की खेती करते हैं तो एक बार उसका दाना लेने के बाद, एक बार फली लेने के बाद आप उसको पलट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ी मात्रा में जीवाश्म खेत में मिलता है। इसी तरह से अगर आप हरी खाद खेती के रूप में ढैंचा को चुनते हैं, जो कि आपके लिए एक श्रेष्ठ विकल्प है, तो ढैंचा फसल को भी अमूमन बोने के 40-50 दिन के अंदर अगर ट्रैक्टर चलाकर आप उसे पलट देते हैं या रोटावेटर चलाकर उसे पलट देते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में जीवाश्म खेत में मिलता है। अन्य फसल भी आपको विकल्प के रूप में मिल सकता है, जैसे आपका काउपी है। अगर आप काउपी भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। कुछ जगह पर चीना, कोदो या यहाँ तक कि आप चाहें कि मरुआ का फसल जो आप करते हैं, मरुआ फसल काटने के बाद आप उसे खेत में मिला दें ताकि जो आपका बच जाता है, जो पौधे का अवशेष भाग बच जाता है, वह मिट्टी में मिल जाए। और सरकर धान की रोपनी जब आप अब जुलाई और अगस्त माह में करेंगे उससे पहले सरकर यह पूरी तरह से खाद बन जाए और आप किसान भाई निश्चित रूप से देखेंगे कि जिस खेत में आप हरी खाद की खेती कर रहे हैं, जिसमें भी आप इतनी मात्रा में जीवाश्म डाल रहे हैं, वहाँ पर खेत में केचुआ की संख्या बढ़ जाएगी। वहाँ पर आप जैविक जो कीट हैं, जो आपको बैक्टीरिया है, जो आपको दिखेगा तो नहीं, फंगस जो आपको आंख से तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी गतिविधि बहुत अच्छी संख्या में होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको धान और गेहूं दोनों का उपज इससे बढ़ेगा। किसान भाइयों, अब समय हो चुका है एक सूचनात्मक अंतराल का। फिर वापस मिलते हैं सूचनात्मक अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है
मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, आप सभी का फिर से इस कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैविक खाद से इससे क्या ताल्लुक है? जैविक खेती का चलन दुनिया भर में बढ़ रहा है। भारत में भी इसका तेज़ी से चलन हो रहा है और दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक और कृषि के जानकार लोग यह चाहते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आप ऐसे विधियों को अपनाएं जो जैविक और सामान्य जो नेचुरल मेथड्स हैं, जो कि नैसर्गिक विधियां हैं, उन विधियों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जैविक खेती का बाजार मांग भी बढ़ रहा है। जैविक उत्पाद बाजार में अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं। तो जैविक विधि जब आप अपनाना चाहेंगे, जब आप यह चाहेंगे कि रासायनिक खाद का प्रयोग हम खेत में नहीं करें, तो अमूमन आपके खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद सबका समन्वित रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और यही परिस्थिति थी जबकि शुरुआत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा था। तो आप जैविक खेती की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो भी हरी खाद की खेती आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ विकल्प है। और निश्चित रूप से मान लें किसान भाई, अभी हम फरवरी के अंत में बात कर रहे हैं, जो गर्मा मौसम आगे है उसमें निश्चित रूप से आप चुनें कि जहां भी आप गेहूं काटेंगे, जहां भी आप मकई काटेंगे, जहां भी आप दलहन काटेंगे, उन खेतों में आप हरी खाद को निश्चित रूप से लगाएंगे और धान के पहले इस हरी खाद को अपनी खेत में मिला देंगे। हरी खाद के लिए बीज कहाँ से किसान भाई लें, और क्या वो जो ढैंचा का उत्पादन कर रहे हैं तो उससे खुद बीज तैयार कर सकते हैं? अगर ढैंचा की खेती कर रहे हैं तो बाज़ार में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। सरकारी स्रोतों से राज्य सरकार की योजना में बीज उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सामान्यतः यह बाज़ार में नहीं मिलता है। अगर ये आप इस तरह की पद्धति को अपना लेते हैं कि अगर आपने 1 एकड़ खेत में ढैंचा की खेती किया है तो खेत के एक भाग को आप ढैंचा छोड़ दीजिए। अगर 1/10 भाग में भी आप ढैंचा को छोड़ देते हैं जो बड़ा होता है और वह सितंबर अक्टूबर में जाकर उसमें बीज आता है, तो उस बीज को आप रख सकते हैं, स्वयं भी रख सकते हैं और अगले साल आप उस बीज को लगा सकते हैं। तो इसमें एक बार अगर बीज आ जाता है आपको सरकार के स्रोत से या आप किसी दूसरे स्रोत से बीज प्राप्त कर रहे हैं, आपके पड़ोस में किसी ने ढैंचा की खेती किया है, अगर आपके बगल के प्रखंड में किसी ने ढैंचा की खेती किया है और वहाँ से आप ढैंचा का बीज ले आते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे साल से आप इसके बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी, मेरा यह परामर्श भी होगा कि अगर आप ढैंचा खेत में लगा रहे हैं तो आप चाहें तो खेत के चारों तरफ जो मेड़ का 1-2 रो है उसको भी आप ढैंचा के लिए छोड़ सकते हैं। अगर 2 रो भी आप छोड़ देते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में ढैंचा का बीज मिल जाएगा, जिससे कि आप अगले साल ढैंचा की खेती के लिए स्वयं बीज का उत्पादन आपके पास हो जाएगा। और किसान भाई, अगर इस तरह से आप ढैंचा को बीज उत्पादन के लिए छोड़ते हैं तो आप मानिए कि ईंधन के लिए आपको ढैंचा का जो तना है वह भी मिल जाता है, क्योंकि वह बड़ा ही अच्छा ईंधन भी है, जलाने के लिए भी उसका अच्छा उपयोग है। जहाँ तक मूंग के बीज का सवाल है तो मूंग का बीज आपको कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में, राष्ट्रीय बीज निगम में, जो बिहार राज्य बीज निगम का स्रोत है, वहाँ तराई बीज निगम का स्रोत है,
इन बीज निगम के जो ऑथराइज्ड जो अधिकृत विक्रेता हैं उनके माध्यम से आप काउपी का बीज ले सकते हैं, आप मूंग का बीज ले सकते हैं। और मैं इतना बता दूं कि मड़ुआ का बीज भी कहीं कहीं सीमित मात्रा में उपलब्ध है। सरकारी बीज स्रोतों से आप इनको प्राप्त करें और इसकी खेती करें। जो खेती आप कर रहे हैं, मूंग के बीज भी अमूमन 3 साल तक आप लगा सकते हैं, फिर आप अगर चाहें तो उसका प्रभेद बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप हरी खाद के लिए कर रहे हैं तो एक बार केवल आप एक जर्मिनेशन देख लें कि वह जम रहा है या नहीं जम रहा है, तो आपके घर का बीज भी हरी खाद के लिए उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य इस मायने में है कि आपको अधिक से अधिक पौधे के बढ़वार को प्रमोट करना है। और एक बात किसान भाई निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि चूंकि आप गर्मा मौसम में इसकी खेती करेंगे, अब मार्च अप्रैल महीने में इस फसल को खेत में रहना होगा, तो आपको इसको जर्मिनेशन कराने के लिए, खेत में जमाने के लिए कम से कम 1 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप निश्चित रूप से इसको 1 सिंचाई देकर इसके जमाव को सुनिश्चित कर लें और इसके बाद आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आप हरी खाद की खेती को अपनाते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो चुका है एक सूचनात्मक अंतराल का, फिर वापस मिलते हैं सूचनात्मक अंतराल के बाद। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान भाइयों, आप सभी का फिर से इस कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने हरी खाद की खेती पर कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अब अंत में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जानेंगे कौन कौन सी सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही है जिनसे वो हरी खाद को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके और अनुदान पा सके। बिहार सरकार कृषि रोड मैप कार्यक्रम अभी कार्यान्वित कर रही है और कृषि रोड मैप कार्यक्रमों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्व दिया गया है। और जब कृषि रोड मैप के अंदर हम जैविक खेती की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें इस बात की चर्चा होती है कि किसान वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, किसान हरी खाद की खेती करें और हरी खाद की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक पूर्ण जैविक खेती योजना चला रही है और इस जैविक खेती योजना के तहत ढैंचा का बीज 90% अनुदान तक किसानों को दिया जाता है और इसी तरह से मूंग का बीज भी 80% अनुदान तक दिया जाता है। और आपको ज़रूरत है कि जो आपके पंचायत के किसान सलाहकार हैं, जो कृषि समन्वयक हैं या आपके प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं या जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उनके पास आप अभी से जाकर अपनी मांग को रख दें। आप उन्हें बता दें कि आप भी ढैंचा की खेती करना चाहते हैं, आप भी मूंग की खेती करना चाहते हैं, आप भी हरी खाद योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी से वह आपको इस योजना का भाग बनाएंगे और आपको समय से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। और किसान भाई,
आप निश्चित मानिए कि कृषि रोड मैप के जैविक खेती कार्यक्रम में जुड़कर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर, हरी खाद की खेती का प्रयोग कर आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को फिर से उसी तरह से वापस ला सकते हैं जिस तरह से कि पहले के ज़माने में बिना खाद के भी, बिना रासायनिक खाद के भी बहुत अच्छी उपज हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता था। और आज भी जब सरकार की योजना भी आपके पास में है तो इससे जुड़ने की ज़रूरत है। यह पूर्णतः एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है जिसे आपको अपनाने की ज़रूरत है। ये थे हमारे आज के मेहमान अनिल कुमार झा जी, उप निदेशक कृषि विभाग, जो हमें गर्मा मौसम में हरी खाद की खेती पर कई अहम जानकारी दी, जिसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।